Welcome back 12th. Now today it is time for chapter number 3. Chapter 3 जो आपका यूनिट 3 है विद्युत रसायन। हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में से ऑल्दो आपका 30% रिडक्शन के बाद काफी कुछ रिलीफ में चला गया है जो कि इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कोलार्श लॉ के बारे में, उसके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर के लिए या इस यूनिट के लिए मैंने एक सिंगल वीडियो ही बनाई है जिसमें आपको थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों का पता चल जाएगा। और आई होप इस जो ये हमारी तैयारी बोर्ड की तैयारी सीरीज है इसको आप एंजॉय कर रहे हैं एंड आपके काम भी आ रही है। और हमारी जो ये सीरीज है बोर्ड की तैयारी, इसमें आपकी तरफ से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है और हम इसी सीरीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएं उसके लिए आप सबका यही जो मोटिवेशन है बनाए रखना। इस वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब टाइम बिना वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट। आपका यूनिट 3 में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलार्श के नियम में आप ये सीखते हैं कि अगर अनंत तनुता पर हम किसी भी आयनिक पदार्थ, कोई भी हमने आयनिक पदार्थ लिया है और अनंत तनुता पर हमें उसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो कोलार्श के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी भी आयनिक पदार्थ की मोलर चालकता उसके द्वारा जो भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं, धनायन और ऋणायन प्रोड्यूस होंगे, तो उसके द्वारा जो भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं उन आयनों की चालकता का योग होता है। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स में फिर से स्टेटमेंट कह रही हूं। कोलार्श की नियम के अनुसार अनंत चालकता पर किसी भी आयनिक पदार्थ की मोलर चालकता उसके द्वारा प्रदान किए गए धनायन और ऋणायनों की चालकता का योग होता है। ठीक है, ये है आपका कोलार्श का नियम। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, देखिए आपके पास कोई भी पदार्थ हो गया, उसकी अनंत चालकता इज इक्वल्स टू उसके द्वारा जो धनायन उत्पन्न हुए हैं उन धनायनों की मोलर चालकता और जो ऋणायन उत्पन्न हुए हैं उन ऋणायनों की मोलर चालकता का योग कर देंगे, तो इसका जो सम आता है वो हमारे उस पदार्थ की मोलर चालकता हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है NaCl। NaCl एक आयनिक पदार्थ है और वियोजन पर वो कौन से आयंस देगा? वियोजन पर हमें वो आयंस जो देता है वो आयंस है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब सोडियम का धनायन और क्लोराइड का ऋणायन। ये वाले आयंस प्रोड्यूस होते हैं सोडियम क्लोराइड की वियोजन पर। अब इस वियोजन पर अगर हमें NaCl की चालकता पता करनी है अनंत तनुता पर, इसकी जो चालकता होगी वो सोडियम आयनों की चालकता और क्लोराइड आयनों की चालकता का योग होगी। मतलब इसको हम सिंपल टर्म्स में लिखें तो अनंत तनुता पर NaCl की चालकता बराबर अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव की चालकता प्लस अनंत तनुता पर Cl नेगेटिव की चालकता। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। आपके पास कोलार्श के नियम या कोलार्श लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी आयनिक सब्सटेंस के लिए आप ये वाला नियम लागू कर सकते हैं। अब अगर कोई पदार्थ ऐसा है जो पूर्णतः वियोजित हो गया तो उसकी चालकता वो समझ में आती है क्योंकि पूर्णतः वियोजित होकर वो पूरे का पूरा आयंस दे देगा। नाउ लेट अस से कि कोई पदार्थ ऐसा है जो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहा, तब भी हम कोलार्श का नियम यूज कर सकते हैं। तो ये वाली बात आ जाती है कोलार्श के नियम के अनुप्रयोगों में। कोलार्श के नियम के अनुप्रयोग जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी कर दिए हैं। कोलार्श के नियम के मेन अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का पता करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, आपका लेटस से एसिटिक एसिड CH3COOH, तो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता अगर हमें पता करनी है
अनंत तनुता पर ले जाकर आप उसको वियोजित करेंगे तो पूर्ण वियोजन तो होगा नहीं, यानी कि एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस जो बनेंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट लेवल पर नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी हम कोलार्श का नियम के हिसाब से या इसको यूज करके हम CH3COOH एसिटिक एसिड की मोलर चालकता पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सेक्शन में आ जाएगा, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद। इस वीडियो के लिए मैं इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। स्टार्टिंग में हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और वीडियो के अदर हाफ में टुवर्ड्स द एंड हम इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में आप जब भी पढ़ेंगे तो कोलार्श का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कोविड के बाद 30% रिडक्शन में खत्म हो गए हैं। तो अब इस चैप्टर में आपको कोलार्श का नियम करना ही रह गया है ऑल टुगेदर, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नर्नेस्ट समीकरण वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप कोलार्श लॉ पर ही करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो अनुप्रयोग है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कोलार्श का जो नियम है उसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं वो मैंने बोला आपको न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे। अब दूसरे अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा की गणना करना। इसको हम वियोजन की मात्रा भी कहते हैं और वियोजन की कोटि भी कहा जाता है, या विलय के वियोजन का लेवल। तो विलय के कोई भी विलय पदार्थ लिया हुआ है, NaCl भी तो एक विलय ही है जिसको आप जल में डिसॉल्व कर देंगे। तो जब आप विलायक में विलय को घोलते हैं वो किस लेवल तक वियोजित हो रहा है, इससे हम उसका दुर्बल और प्रबल ये वाला नेचर भी डिटरमाइन करते हैं। अब वियोजन की मात्रा पता करने में कोलार्श का नियम का क्या अनुप्रयोग है, आपके पास लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब अनंत तनुता पर चालकता का ज्ञान हो और किसी भी गिवन तनुता पर चालकता का ज्ञान हो, उन दोनों का रेशियो करके किसी भी विलय की वियोजन की मात्रा या विलय के वियोजन की कोटि का पता लगा सकते हैं। तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये आपके पास किसी भी विलय की वियोजन की कोटि पता करने का फॉर्मूला हो गया। तो ये भी कोलार्श नियम का अनुप्रयोग है। फिर थर्ड अनुप्रयोग पे आ जाते हैं, वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन स्थिरांक। आयनन स्थिरांक क्या होता है, ये बेसिक छोटी क्लासेस में आप 11th में सीख के आए हैं। आयनन स्थिरांक निकालने के लिए Kc अगर हमारे पास सपोज हम इसी इक्वेशन को फिर से रेफर करते हैं, इस इक्वेशन में मुझे अगर वियोजन स्थिरांक पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि Kc इज इक्वल्स टू Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, फिर Cl की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaCl की कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है वियोजन स्थिरांक। अब वियोजन स्थिरांक तो ये हो गया, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशंस पता ही नहीं है तब हम वियोजन स्थिरांक का पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए कोलार्श नियम हेल्पफुल है। कोलार्श नियम से हमारे पास जो फॉर्मूला है वियोजन स्थिरांक पता करने का वो है Kc इज इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा मैंने बता दिया, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि। उसको आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए आपको चालकता का पता करना है और चालकता का पता करने के लिए आप कोलार्श लॉ का यूज करते हैं। तो कोलार्श लॉ से आपको किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनका तो पता है कि उनका वियोजन स्थिरांक पूरा का पूरा वियोजित हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 100% वियोजन में होते हैं। लेकिन जो दुर्बल अपघट्य पदार्थ हैं उनके वियोजन की मात्रा पता करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कोलार्श का नियम और कोलार्श के नियम के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग मैंने डिस्कस कर दिए। ये क्वेश्चन जनरली आपका 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो कोलार्श का नियम क्या है ये पूछा जाता है और इसके अनुप्रयोग लिखिए, या फिर किसी भी कोई एक पर्टिकुलर अनुप्रयोग का नाम दे देंगे और उसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देना होगा। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल एस्पेक्ट से। चलो अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ। मैंने आपको बोला कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पता करने के लिए आपको कोलार्श नियम का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने वहां पे पढ़ लिया होगा। उससे आपको पता चल रहा है कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी मोलर चालकता का मान है इतना 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसकी मोलर चालकता जो अनंत तनुता पर है उसका मान ये दिया हुआ है, और सोडियम क्लोराइड उसकी मोलर चालकता ये दी हुई है। तो NaOH की है 248.1 और सोडियम क्लोराइड की है 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड आपको इस डेटा की हेल्प से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता पता करनी है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल अपघट्य पदार्थ है, तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता, मतलब आप अमोनियम की और OH की चालकताओं को ऐड करके ये पता नहीं लगा सकते। फर्दर जो हमें डेटा दिया हुआ है हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए जो NH4Cl है इससे हमें कौन से आयंस मिले होंगे? NH4Cl से हमें आयंस मिले होंगे NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaOH से कौन से आयंस मिले होंगे? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और NaCl से कौन से मिले होंगे? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, जो भी अपघट्य पदार्थ दिया हुआ है उसके आयंस देखने हैं कि उनसे कौन कौन से आयंस हमको मिलते हैं। तो हमने फॉर्मूला में से जस्ट देखा और उनके आयंस की जस्ट डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब जो हमें पता करना है उसके अंदर कौन से आयंस बनते हैं? अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। अगर हमें इनकी चालकता अलग से मालूम होती फिर तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते कोलार्श नियम का और उसके अकॉर्डिंग NH4 पॉजिटिव की चालकता प्लस OH नेगेटिव की चालकता को ऐड करते और आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मालूम। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये आयंस का डेटा बनाया है इसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किसको जोड़े किसको घटाएं जिससे कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए NH4 प्लस OH। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि आप इस समीकरण, इसको मैं समीकरण का नंबर डाल देती हूँ 1, 2 and 3। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करूं, ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगी तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव दोनों हमें ऐड करने थे, ये तो मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो मुझे नहीं चाहिए वो भी साथ में जुड़ रहा है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसको और इसको हटा देते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं और उसमें समीकरण 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या रह जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो और उसमें से थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फाइनल रिजल्ट क्या रह जाएगा। इसके बाद मेरा रिजल्ट रह जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl प्लस OH नेगेटिव, है ना। ये वही है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इट मींस इतना सब कुछ आपको सिर्फ सोचना है और आपको उसी वैल्यूज के हेल्प से आंसर मिल जाएगा। हमें क्या करना था, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना था और थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करना था। यानी कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की चालकता पता करनी है तो मुझे अमोनियम क्लोराइड की चालकता प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की चालकता को ऐड करना है और उसमें से सोडियम क्लोराइड की चालकता को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वैल्यू जो चाहते हैं 129.8 प्लस 248.1 माइनस 126.4, इन सबको जब आप प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 251.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। तो सिंपल है ना। तो इस वीडियो से अब आपको चैप्टर 3 का कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया है। इट मींस हमने चैप्टर 3 भी प्रिपेयर कर लिया अपने बोर्ड्स के लिए एंड इसमें क्या क्या करना है ये आपको डिस्कस हो चुका है। चैप्टर 1 एंड 2 जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं अभी तक देखा है, इस वीडियो के बाद अब आपको समझ में आ गया कि चैप्टर 3 में से हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना थ्योरी कितना न्यूमेरिकल, और फिर आपका चैप्टर 3 भी बोर्ड्स के लिए तैयार। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू से अ थम्स अप अगेन फॉर द चैप्टर 3। जिन्होंने चैप्टर 2 और 1
अगर अभी भी प्रिपेयर नहीं किया है या फाइनल ब्रशअप फिर से करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 और 2 की वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लेना और फिर वो चैप्टर भी आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।